आज कांग्रेस पार्टी में बहुत सी ज्वाइनिंग हुई थी। टाइमिंग आगे पीछे होगी, लेकिन मैं जानकारी आपके देना चाहूँगा। हमारे रामफल कोसलिया जी, जो कोसली से जसपा के प्रत्याशी भी रहे, उनके लगभग 20,000 वोट वहाँ से आए थे और वो इनेलो जसपा के जिला अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष रेवाड़ी के, और काफ़ी बड़ा संगठन के उनके पद रहे उनके पास। तो प्रदेशों के कई प्रभारी भी रहे हो। ऐसे हमारे सीनियर व्यक्ति हमारे को जो हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, रामफल कोसलिया जी, उनके साथ साथ बहुत से पदाधिकारी थे कोसली क्षेत्र से, जो भाजपा और जसपा के से पदाधिकारी शामिल हुए हैं। कई हमारे सरपंच, जिनमें भालोट गांव से जो हमारे एपी सरपंच हैं, और बहुत से सरपंच जो मौजूदा सरपंच जो आज ज्वाइन हुए। मैं एक का नाम आपकी उसमें प्रेस नोट में आपके आ जाएगा, जो आज बहुत लोग शामिल हुए। तो सबका हम स्वागत करते हैं। सबका मान सम्मान, कांग्रेस पार्टी में पूरा मान सम्मान और उचित स्थान सबको मिलेगा, ऐसा हम विश्वास जी, जो संसद निधि का सवाल उठाया जा रहा था बार-बार, उसको लेकर अरविंद शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता कर आपके सवाल उठाए कि अगर आप जो बार-बार सवाल उठा रही हैं, अगर आप में हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूं कि सामने आकर बैठे और पत्रकार भी साथ हो, फिर सवाल जवाब करें और फिर मैं जवाब दूंगा और आप भी सवाल का जवाब दें। देखिए, ये सांसद निधि का प्रश्न देश के प्रमुख अखबारों ने ये उठाया। मैं एक अखबार का नाम दैनिक भास्कर, जागरण जैसे अखबारों में ये प्रकाशित हुई जो सारी सांसद निधि में कि उन्होंने केवल 2 करोड़ और 52 लाख रुपए खर्च किए। दैनिक भास्कर की खबर है और ये सबसे 10वें पायदान पे है। ये भी दैनिक भास्कर की खबर है। मैं बल्कि आप एक सेकंड रुक जाए तो वो मैं यह खबर भी आपको अभी आपको दिखा देते हैं। तो ये खबर आई, आपने भी देखी होगी खबर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो अगर उनको कोई अगर उस पर खबर पे कोई आपत्ति है तो दैनिक भास्कर अखबार से बात करें और दैनिक जागरण अखबार से बात करें, जो ये सारे अखबार हैं जो कि, और ये इन अखबारों ने संसद की वेबसाइट से उठाया है। तो अगर उनको कोई खबर पे आपत्ति है तो अखबारों से बात करें, और खबर के सोर्स पे आपत्ति है तो संसद की वेबसाइट पे जाके अपने जो संसदीय मंत्री है वो भाजपा के ही हैं, उनसे बात करें। हम जो स्पीकर हैं लोकसभा, उनको दे। अगर लोकसभा की वेबसाइट गलत बता रही है तो वहाँ से अपनी बताए। लेकिन सच ये है कि भाई जो बात आई है, ये देखिए आप, ये देखिए खबर की हेडलाइन है कि संसद में सवाल पूछने और सांसद निधि खर्च करने में धर्मवीर सबसे आगे। इसमें क्या है इसका, और खर्च में अरविंद फीसदी। देखो इसमें क्या है कि ये फीसदी 10 में सबसे फीसदी की बात आई, ये 10 के 10 बीजेपी के। मैं एक और आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे जिसका नाम ऊपर आया है किसी का भवानी महेंद्रगढ़ से, मैं उनकी कार्यशैली अच्छी बता रहा हूँ। वो जो है बीजेपी के सारे सांसदों की कार्यशैली, 10 के 10 सांसदों की कार्यशैली अच्छी नहीं रही थी, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए कईयों की टिकटें भी कटी हैं। लेकिन उन 10 में भी सबसे पीछे इनकी कार्यशैली रही थी। ये वो अखबार बता रहे हैं जिन अखबारों पर जो है ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के लोग ये कहते हैं कि ये अखबार बीजेपी का पक्ष लेते हैं। ऐसे अखबार ये सारी खबर आ रही है। तो आप देखें एमपी साहब वो कह रहे हैं, तो ये आप आंकड़े दिए अरविंद शर्मा जी ये कह रहे हैं कि 5 साल में हमने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नेशनल लेवल के हम लेके आए। तो इसके बारे में आपका क्या? वो जो मेरा वो एक और दिखाना, जो पैम्फलेट है क्या आपके पास? आप उन्होंने कहा कि सिर्फ 46,000 रुपए पेंडिंग है उनकी जो आंकड़े दिए। ऐसा है उसमें। मैं पहले काम वाली बात आता हूँ। देखिए वो तो कोई काम यहाँ पे 5 साल ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि ये संसद की, ये मैं जवाब दे चुका हूँ। संसद की वेबसाइट में जाए और संसद में आपने अगर ये आंकड़ों कमी है तो केवल उनके लिए क्यों कमी रही, बाकी भाजपा के एमपीओ के आंकड़े क्यों ठीक आ गए? ये तो संसद की वेबसाइट से जाके बात करें, संसद में जाके बात करें, और उन अखबारों से बात करें जो वेबसाइट से सारा अपना डिटेल लेकर जिन्होंने खबर छापी है, उनसे बात करें। लेकिन
काम की बात उन्होंने अगर करी है आज, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम उन लगातार वो काम की बात नहीं कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि ये चुनाव काम के आधार पर होना चाहिए कि कब काम हुआ रोहतक में, किसने काम कराया, रोहतक के विकास का किसने काम कराया, और हम तो अपने कामों के आधार पर ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये पैम्फलेट आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस पैम्फलेट में हमने दिखा हुआ है रोहतक लोकसभा में हमारे काम बनाम वर्तमान भाजपा सांसद के काम, और ये हम आप तक पहुंचा देंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हम अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार थी तो 18 राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा के संस्थान रोहतक में आए। IIM रोहतक हो, FDDI हो, फुटवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो IMT में है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आया, IIT दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस आया, टूल रूम स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय ये भी IMT के अंदर स्थापित है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का भारत सरकार का, ये अपने रोहतक के अंदर आया। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स जो जिसका जो है अपना जो सुपवा ये हमारे समय स्थापित हुई, दादा लक्ष्मीचंद के नाम जिसका दिया गया। उसके बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, पहले क्या आपको पता है केवल PGI था, उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस देने की बात हो। न्यूक्लियर साइंसेज विश्वविद्यालय जो देश का इकलौता ग्लोबल सेंटर ऑफ न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी, ये जसौर खेड़ी में बहादुरगढ़ में ये स्थापित आया। ये इस तरह के 18 राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान, इनके समय कोई एक भी बता दे, एक भी कोई राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान बना नहीं। इसी तरीके से हेल्थ में, इन्हें एजुकेशन की बताई, हेल्थ में हमारे समय में एम्स आया बाड़सा में, एम्स 2 का परिसर बाड़सा में बना, राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट बना। हमारे समय के अंदर 68 नए अस्पताल PHC CHC ग्रामीण स्तर पे नए अस्पताल बने, 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने और 1 हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी। इसके अलावा एम्स 2 में बाड़सा के अंदर 10 राष्ट्रीय संस्थान मंजूर कराए भारत सरकारी कैबिनेट से हमने, जिसमें से एक तो बन गया था नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, बाकी कोई आज तक बना नहीं। इनके समय कोई एक भी अस्पताल इन्होंने बनवाया हो तो उसकी जानकारी दें, ताकि हमें पता चले। अभी तक हमारी जानकारी में नहीं आया है कोई नया, कोई राष्ट्रीय कोई शिक्षा संस्थान कोई आया हो, कोई नया कोई अस्पताल आया। इसी तरीके से हमारे समय 2 थर्मल के कारखाने हमने स्थापित कराने का काम किया। एक 1500 मेगावाट इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट झाड़ली और एक 1320 मेगावाट महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट खानपुर खुर्द। इनके समय कोई थर्मल का कोई कारखाना लगा हो तो जानकारी बताएं हमारी, हम अपने उसको जानकारी में लेंगे, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है एक भी। इसी रूप में सड़कों में जब हमारी सरकार थी, जब मुझे यहाँ से अवसर मिला बतौर सांसद, 12 नए राष्ट्रीय राजमार्गों की नोटिफिकेशन हुई। गैजेट नोटिफिकेशन की तारीख होती है कब नया राष्ट्रीय राजमार्ग बना, 4 लेन का या 6 लेन का। 1080 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए मैंने उस समय मंजूर कराए केंद्र सरकार से, और 785 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और 383 NCRB प्लानिंग बोर्ड की 383 किलोमीटर की सड़कें, 785 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और 383 NCR प्लानिंग बोर्ड की सड़कें मंजूर कराई। नई सड़कें इनके समय में जो है ये 1000 और जो हमारा आप इनको 2000 से ज़्यादा आप माने, उसकी तुलना में इनके समय में 49 किलोमीटर की नई सड़कें रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बनी। ऐसा RTI के माध्यम से पता चला है। ये अगर उस जानकारी में कुछ दुरुस्त करें तो बताएं। इसी प्रकार से रेल और मेट्रो, बहादुरगढ़ मेट्रो हमने शुरू करी, 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर आई। हमने हमारी जानकारी और जो है जो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मेट्रो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी इनके समय। इसी प्रकार से 2 नई रेल की लाइन केंद्र सरकार से मैंने मंजूर कराई अपने कार्यकाल में, रेल बजट में मैंने मंजूर कराई अपने कार्यकाल में। रोहतक झज्जर रेवाड़ी और रोहतक महम हासी, इनके समय एक नई कोई रेल की लाइन मंजूर करी हो उसकी जानकारी बताएं। इसी प्रकार से जो है आपको याद होगा कि 3 नए औद्योगिक क्षेत्र IMT रोहतक, MET झज्जर, रिलायंस SEZ जिसको कहा गया, और फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़, 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र। चौथा जो थर्मल पावर प्लांट और उसके साथ लगती सीमेंट की फैक्ट्रियां, 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए और 30 से बड़े उद्योग
हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उन जो है 10 वर्षों के अंदर आए, जिसमें मारुति, एशियन पेंट, पैनासोनिक, योकोहामा, डेंसो, अमूल, आइसन, जेके सीमेंट आदि 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आए। मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक भी बड़ी 10 वर्ष में कोई उद्योग की कोई यूनिट लगी हो इस जो है मैं इस सरकार में, वो बताएं, या इनके 5 साल के कार्यकाल में लगी हो वो बताएं। इसी प्रकार से जब मेरे कार्यकाल के दौरान रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 120 नए खेल के स्टेडियम, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर का जो रोहतक में स्थापित हुआ, 3 राज्य स्तर के और 116 ग्रामीण स्तर के 120 नए खेल स्टेडियम बने। इस सरकार में मात्र एक ग्रामीण खेल स्टेडियम बना, मात्र एक। ये जो है इनके कार्यकाल में ये, और 2 हमने साई के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर मैंने भारत सरकार से उस समय मंजूर कराए, जिसमें राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी रोहतक और बॉक्सिंग, कुश्ती और एथलेटिक्स ट्रेनिंग सेंटर महम, साई से 2 सेंटर मंजूर कराए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। इन्होंने अगर एक भी कोई मंजूर कराया हो वो ये बताए। तो ये मैंने वो परियोजनाएं बताई हैं। इसके अलावा सिद्धांतिक मंजूरी महम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मिली भारत सरकार से, उस समय इन्होंने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया हो वो बताएं। ये मैं कह रहा हूँ कि सिद्धांतिक मंजूरी मिली। फिर मैं कह रहा हूँ, और 2018-19 में एयरपोर्ट जो बनना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए, उस समय उस एयरपोर्ट को जेवर ऑफ नोएडा लेके जाने का जब इनकी सरकार ने काम किया, तो उसके बाद ये 5 साल तक सांसद रहे। उन 5 साल में इन्होंने कभी संसद के अंदर ये आवाज़ उठाई हो, नया काम तो किया नहीं, लेकिन इन विषयों पर कोई बात उठाई तो वो जानकारी मिला है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि काम के आधार पर उन्होंने आज कहा है कि भाई काम जो है, मैं सवाल ये पूछता हूँ इनके समय में क्या काम हुआ उसकी जानकारी भी दें। संसद में आवाज नहीं उठाई 2014 से 2019 तक सारा रिकॉर्ड आपके पास है, और एक एक दिन का रिकॉर्ड में आपके पास है। और मैं उनका इस बात के सवाल के लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये इन्हीं की सरकार थी और इन्हीं की लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन जी। 5 साल में एक बार कार्यक्रम होता है सर्वश्रेष्ठ सांसद को सम्मानित करने का। तो सर्वश्रेष्ठ सांसद से सम्मानित करने का गौरव रोहतक लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि को मेरे रूप में प्राप्त हुआ, वो इन्हीं की सरकार थी और मैं विपक्ष का सांसद था। तो मैंने जितनी बात वहाँ पे उठाई होगी, और सारी मेरी स्पीचेस सारी ऑनलाइन है, अवेलेबल है। कोई स्पीच आप जो है उसमें आप देख सकते हैं। हर हफ्ते की स्पीच, मैं नहीं कहूँगा सारी, हर हफ्ते की स्पीच ऑनलाइन अवेलेबल है और हर स्पीच वायरल है। और उसकी वजह से इन्हीं की सरकार की लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में मुझे जो पुरस्कृत किया, ये अरविंद शर्मा जी को अगर लगता है कि मैंने नहीं उठाई थी बात, तो वो उनसे जाएं सुमित्रा महाजन जी के पास कि वो सम्मान वापस लिया जाए। तो है, मैं समझता हूँ कि अगर उनको लगता है कि कहीं मैंने, तो वो ये मगर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये हमारा चुनाव सकारात्मक दिशा में जाना चाहिए। वो अपने काम बताएं, हम अपने काम बताएं, लोग उसके आधार पर चुनें कि कौन रोहतक के लिए ज़्यादा काम कर सकता है, किसने ज़्यादा किया है, और कौन ज़्यादा आगे आने वाले समय में कर सकता है, किसकी ज़्यादा रोहतक के लिए काम करने की क्या दृष्टि है, क्या दृष्टिकोण है। इस आधार पर मैं समझता हूँ ये फैसला जनता को करना चाहिए। आज उन्होंने इस रूप में अगर बात रखी है, तो मैं इस बात से जो है मैं समझता हूँ कि ये यही दिशा होनी चाहिए। दीपेंद्र जी, अरविंद शर्मा ने एक बयान दिया था, पहले भी दिया है और आज भी कहा है कि जो विरोध हमारा कर रहे हैं, अच्छा, गुलाबी गैंग है, उसके द्वारा किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस पर मैं बड़ा स्पष्ट रूप से पहले दिन से लगातार कह रहा हूँ। जो दुष्यंत चौटाला का बयान का विरोध हुआ, दुष्यंत चौटाला को जो रोका गया कई गांव में जाने से, अजय चौटाला का जो बयान का विरोध हुआ, अजय चौटाला को रोका गया। रंजीत सिंह चौटाला का विरोध हुआ, कई जगह उनको जाने से रोका गया। कई जगह जो है भाजपा के बाकी जो उम्मीदवार हैं उनकी बात आई, सिरसा से उम्मीदवार के विरोध की बात आई, और अरविंद शर्मा जी का जो विरोध कोसली में हुआ, और कोसली में कई गाँव में उनकी का विरोध का उनको सामना करना पड़ा, और उसके बाद महम की बात आई। तभी मैंने कह दिया था पहले दिन कि जो जनता की नाराजगी है, आज प्रदेश के कोने कोने में भाजपा जजपा के नेताओं का जो विरोध का क्रम बन रहा है, वो नाराजगी हम समझ सकते हैं,
क्योंकि इस सरकार ने जनता का कोई काम नहीं किया, केवल अपमान किया जनता का, और हर वर्ग का अपमान किया, और हर वर्ग का में किसी वर्ग का कोई काम नहीं किया। इसीलिए जनता में गहरी नाराजगी है, गहरा रोष है, और जनता इस जो है अपनी नाराजगी प्रकट कर रही है। हम उस नाराजगी को तो समझ सकते हैं, लेकिन मैंने पहले दिन ही ये बात, मैं शायद एकमात्र एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैंने पहले दिन ही अपील जनता से करी और लगातार कर रहा हूँ और आज भी करता हूँ कि आप अपने रोष को, अपनी नाराजगी को अपने दिल में रखिए। मैं हरियाणा के लोगों से कहना चाहता हूँ, और इस रोष को वोट की चोट से आप प्रकट करिए मतदान के दिन। वोट की चोट, आप वोट की चोट से प्रकट करिए मतदान के दिन अपनी नाराजगी, अपने रोष को। प्रजातंत्र में सभी नागरिक हो, चाहे कोई राजनेता हो, वो अपनी सभी को अपनी, मैं समझता हूँ कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक लक्ष्मण रेखाओं का पालन करे। वो स्वच्छ प्रजातंत्र का मैं समझता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सबको, हर उम्मीदवार को अपनी वोट मांगने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, जनता में जाने का अधिकार है। और जो है आप उससे अगर कोई नाराज़गी है तो आप नाराज़गी का प्रकट करने का सही अवसर मतदान वाला दिन है, वोट की चोट वाला दिन है। उस दिन तक अपने गुस्से को अपने दिल में रखिए। ये मैं सभी हरियाणा वासियों से लगातार हर रोज आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं आए अभी तक। एक एक अलग अलग, आपका एक ले लिया, आप एक इनका ले लेते हैं। जेजेपी पार्टी लगातार टूट रही है, उसका विषय इस पर। जेजेपी पार्टी का तो मैंने पहले ही बता दिया था, आपको याद होगा। आज से 6 महीने पहले सिरसा में एक रैली करके मैंने कह दिया था जेजेपी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व हरियाणा में रहेगा नहीं, और मैंने कह दिया था कि जेजेपी की शायद किसी एक सीट से हरियाणा में जमानत बचेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का उनकी कार्यशैली रही है। जेजेपी पार्टी ने अपने मतदाता को से विश्वासघात किया। पिछली बार लोग सरकार बदलना चाहते थे हरियाणा में, पिछली बार ही लोग सरकार से दुखी थे, मगर जेजेपी पार्टी के हाथ में जो 10 सीट आई तो भाजपा के खिलाफ वो मतदान उन्होंने अपने पक्ष में कराया, कहते कि भाजपा को करो जमुना पार, और जाके बना दी बीजेपी की सरकार। उसी दिन से जेजेपी पार्टी के भी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उनका जो रवैया रहा 5 साल, व्यापक भ्रष्टाचार मिलके प्रदेश को लूटने का काम किया बीजेपी ने। जेजेपी ने कोई काम किया नहीं। 5100 की पेंशन का इन्होंने कहा इस पर समझौता हुआ। अगर समझौता होता तो 5100 की पेंशन मिल जाती 5 साल में, लेकिन समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार का था। अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था और प्रदेश को लूटने का समझौता था। इसीलिए ये बीजेपी और जेजेपी दोनों इसका परिणाम भुगतेंगी। जेजेपी पार्टी का तो जनाधार हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ इस चुनाव के बाद बचेगा। अच्छा दीपेंद्र जी, 152 डी की बात की, उन्होंने 152 डी बना है, दिल्ली से लेकर जो है आगे रोड बना है, उन्होंने कहा ये मेरे कार्यकाल में बना है। ये आप ये चेक कराओ कि 152 डी कब उसकी नोटिफिकेशन कब है, नोटिफिकेशन कब है, इस बात का भी मैं समझता हूँ कि वो जिक्र करें। नोटिफिकेशन कब है, उसके बाद जमीन एक्वायर का प्रोसेस कब शुरू हुआ, ये जो नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर पूरा ये बना, इसका कब जमीन एक्वायर का प्रोसेस शुरू हुआ। और उसके बाद हाँ, ये कहीं कोई जो है प्रोजेक्ट के अंदर कहीं अगर टेंडर हो गया हो, नोटिफिकेशन हो गया हो, ज़मीन एक्वायर हो गई हो, तो उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का काम, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भाई उसको जाके इन्होंने रुकवाया नहीं। ये पिछली सरकार की नोटिफिकेशन है और पिछली सरकार में ज़मीन एक्वायर हो गई, इसका काम रोक दो, ये उन्होंने रुकवाया नहीं। क्योंकि कई जगह तो ये भी रुकवाया, आपने देखा रोहतक का रेलवे बाईपास, तो यहाँ के जो है अपना स्थानीय भाजपा के नेताओं ने रेलवे बाईपास से तो काम ही रुकवा दिया और उसकी रूपरेखा बदल के अंदर से ले गए। तो ये मैं मानता हूँ कि जहाँ तक 152 डी की बात है, वो जो है उन्होंने उसको काम को रुकवाया नहीं, जो तो इस बात का ले तो इतनी बात तो मैं स्वीकार करता हूं। आपने बोला कि आप मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। आरोप लगाया कि जो है कांग्रेस आप दीपेंद्र हुड्डा बहुत झूठ बोल रहे हैं। तो ये एमडीयू में जो परमिशन ना देना कोड ऑफ कंडक्ट है, इस वजह से permission- आप खुद देखो, उनको परमिशन मिली हुई थी। वो ये कह रहे हैं कि सरकारी इंस्टीट्यूशन में चुनाव आयोग आचार संहिता के बाद परमिशन मिलती है। तो भाई अब देखो, वो भाजपा प्रोग्राम करे तो उसको परमिशन मिल जाती है। ये तो मतलब इसमें कहीं चुनाव आचार संहिता में निष्पक्षता सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। निष्पक्षता मतलब हर पक्ष के लिए। हमें हमारी परमिशन कैंसिल कर हो जाती है, परमिशन देने के बाद
आप परमिशन आपने दी, बच्चों ने तैयारी करी एक कार्यक्रम की, वो भी जो है मैं समझता हूँ कि हमारे देश की धरोहर है वो बच्चे। सर कोई कार्यक्रम की चुनाव आयोग को आपने शिकायत की कोई किसी? नहीं, देखिए चुनाव आयोग को हम समय समय पर देखो हर रोज ही कुछ ना कुछ, ये देखो रिटर्न में परमिशन मिली हुई है आपको, उनको रिटर्न में परमिशन मिली थी, उन्होंने ये लिख के दिया और इसमें अब आपका नाम है इसमें? जी कार्यक्रम में एक्चुअली में आपका नाम ये है ना, कांग्रेस का नाम है ये है, चलिए क्या उसमें इसमें कांग्रेस और आपका नाम है नहीं इसमें। नहीं, सवाल यही उठता है कि आप एक सांसद हैं, सांसद को आचार संहिता का पता है, तो आप इस तरह के कार्यक्रम में देखिए बात ये है कि ये कार्यक्रम में की परमिशन मिली हुई थी बच्चों को, उसमें मेरे को निमंत्रण उन्होंने दिया हुआ था, बाबा साहब के विचारों पे गोष्ठी का कार्यक्रम था। अब उसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए? उसकी परमिशन क्यों रद्द की गई? जिन्होंने रद्द की गई आप उससे पूछिए, वो अपना कारण जो बताएंगे वो अपना चुनाव आयोग निर्धारित करेगा कि वो उनका कारण ठीक है कि हमारी जो हमको लगता है गलत कैंसिल किया, तो चुनाव आयोग ने निर्धारित। यही बात करो सर, किसकी कैसी जिनकी शिकायत चुनाव आयोग को की जाएगी कि आपके कार्यक्रम नहीं करवाए जा रहे और बीजेपी कार्यक्रम नहीं, देखिए ये पहला केस है जहाँ प्रोग्राम कैंसिल हुआ। जो दूसरी हमारी जो चुनाव आयोग से जो कंप्लेंट है वो दूसरी एक और है, जहाँ भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं हमारी आंखों के सामने हमारा जो हम मटेरियल लगवाते हैं वो उतरवाते हैं, लड़ियाँ झंडे। ये कभी नहीं, मैं भी ये 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ और बचपन से अपने सारे चुनाव देखे। चुनाव में आप अपनी कोई किसी की कैंडिडेट का प्रोग्राम जब हो रहा होता है तो उस समय लड़ियाँ लगाते हैं, उसके बाद आप उतारने की जो है हिदायत है चुनाव आयोग की और लोग हटा भी देते हैं। लेकिन लगातार हमारे साथ एक चीज़ हो रही है, ये हमने रोहतक में देखा, गांधी कैंप में भी देखा, हमने ये सेम टू सेम चीज़ हमने ये कलानौर में भी देखी जब हमारा डोर डोर कार्यक्रम था। तो जो हमारा मटेरियल लगता है उसको उतारा जाता है। रोहतक में तो जो गांधी कैंप में जो उतारने के लिए जो स्टाफ आया, निगम का स्टाफ, उसका मैं वीडियो आपको दिखा दूँ हैं। शराब पी क्या होता है? वो शराब पी के आया, शराब पी के ऑन ड्यूटी आके और वो सारी लड़ियाँ वड़ियाँ ये वो करके वहाँ पे आतंक मचाने का काम किया। और उसके बाद आपको वीडियो दिखाते हैं, कर्मचारी तो चुनाव हरियाणा सरकारी गाड़ी में, अरे मैं पी रहा हूँ तुम्हें क्या लेना? इसकी शिकायत क्यों चुनाव आयोग? फिर देखो भागा है, फिर ये थोड़ा मतलब ये सारा हमारा मटेरियल उतार दिया। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इस तरह की बिल्कुल निम्न स्तर की इस तरह की अगर जो यहाँ के जो लोग चुनाव करा रहे हैं वो निष्पक्षता को लेकर इस तरह की अगर कार्रवाई करेंगे, और हर जगह मैं हमेशा ये कोशिश करे जा रहा हूँ कि भाई ये सबसे अपने कार्यकर्ताओं से भी किसी तरीके से कोई तनाव ना पैदा हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो। लेकिन आप खुद देखो वहाँ पर गांधी कैंप में जो ये हुआ था, ये कोई जो है ये अच्छी प्रजातांत्रिक प्रणाली, और हमने ये बोल दिया था स्वयं जब ये बात आई कि ये कर्मचारी आ रहे हैं, हमने बोल दिया था 1 घंटा हमारा कार्यक्रम चलेगा, 1 घंटे के बाद आप आके उतार लें या हम कहेंगे तो हम उतार लें। अगर हिदायत है कि चुनाव प्रोग्राम के बाद मटेरियल उतारा जाए ताकि दूसरी पार्टी प्रोग्राम भी करना चाहे तो, मगर ये प्रोग्राम के बीच में, और ये 2-3 बार हो गया हमारे साथ। तो कहने का मतलब ये है, हम ये कहना चाहते हैं सारे चुनाव अधिकारियों को कि निष्पक्षता सबसे बड़ा मूल मंत्र है चुनाव आयोग की। निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, ये हमारी आग्रह है। और आप लोगों से भी हम यही कहना चाहते हैं, यदि भाजपा के कार्यक्रम के दौरान भाजपा के अगर कई पोस्टर और बैनर उतर रहे हैं तो हमारे भी उतार दीजिए। लेकिन अगर केवल हमारे साथ इस तरह से पक्षपात का वातावरण बनाया जा रहा है तो वो स्वीकार्य नहीं होगा और उसकी हम कंप्लेंट करेंगे। तारीख हो गई आज, कुछ पार्टी की तरफ से कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे डिक्लेयर तो एज ए कैंडिडेट तो अभी जब तक जो है तो एज ए पार्टी हम पार्टी की तरफ से हमने कंप्लेंट 17 तारीख हो गई आज, टिकटॉक का कुछ है क्या? जल्दी ही आज अब तक तो मैं एक जवाब आपको देता था, दूसरा जवाब दे रहा हूँ कि काफ़ी डिस्कशन हो गया है हमारे टिकटॉक पे, और मुझे लगता है कि जल्दी ही
जो है, अब जल्दी का अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको कोई बता दूं कि भाई फला डेट, लेकिन जल्दी टिकटों का। अच्छा, एक स्पेकुलेशन है कि आपस में जिस तरह से उलझे हुए हैं, फैक्ट क्या है, आप तो सुनिए क्लियर क्या कि टिकटों के ऊपर इस तरह से सहमति नहीं बन पा रही है भिवानी से, हिसार से। ये मैं समझता हूँ कि जो है जल्दी ही, देखो जब डिस्कशन होता है तो कई नाम आते ही हैं हाईकमांड के आगे, और सारे पहलुओं पर चर्चा होती है। ये तो साधारण सी बात है, कोई नई बात तो है नहीं जो आप बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो और जो जब लोग जब हैं, जब जब उनको- जो कैंडिडेट आएंगे वो फिर पूरी सहमति के साथ ही आते हैं, चर्चा होती है सबसे। कोई देखो किसी भी पार्टी में बड़ा हो छोटा हो कैसा भी दल हो, उसमें बहुत कम ऐसी स्थिति होती है कि भाई एक ही, जो आपने देखा होगा जो हमने एप्लीकेशन मांगी थी तो एक सीट पे 40-40 लोगों ने अप्लाई किया था। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अनुशासनहीनता है, वो पार्टी का अनुशासन है, क्योंकि वो हमने एप्लीकेशन मांगे, आवेदन मांगे और 40 लोगों ने पार्टी की टिकट के लिए अप्लाई किया। 40 लोग अपने आप को सक्षम मानते हैं, पार्टी की हमारी मजबूती है। ये आपने देखा हो कई कई सीटों पे 40-40 लोगों ने अप्लाई किया जो हमने एप्लीकेशन मांगी थी कांग्रेस पार्टी में। संशय ये तो ये एक अच्छी बात है। अब उनमें से उनके हर नाम पे चर्चा होगी, हर नाम पे का विश्लेषण होगा और जिताऊ नाम आपके आगे इस पूरी सहमति के साथ आ जाएगा। दीपेंद्र जी, जहाँ एक सिंगल नाम है वो तो अनाउंस हो जाना चाहिए था अब तक। काफी दिन हो गए, 2 दिन पहले भी ये चर्चाएं थी कि आज मीटिंग है, आज फाइनल हो जाएगी। कल भी ये चर्चाएं थी कि राहुल गांधी आज अनाउंसमेंट करने वाले हैं, फाइनलिस्ट राहुल गांधी के पास जाते ये हैं। किसकी ये चर्चा थी ना, हमने तो नहीं कहा था। आपने भी कहा था कि 2 दिन अच्छा, बाद- ऐसा नहीं, अभी साहब कभी आप देख लो, मैंने दिन कभी आप- आज नहीं, कभी नहीं, मैं कभी नहीं कहा था कि भाई 2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में। मैंने कहा भाई सही समय पे आएगी। ये मेरा एक स्टैंड रहा है, वो साहब भी कमाल कर रहे हो। तो जो बात है मैं हमेशा वो कहता हूँ, कोई दिन तारीख तिथि के हिसाब से नहीं, जब हम सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और वो जिताऊ समय और जिताऊ टाइम होगा, क्योंकि हम जिताऊ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे भाई ये जीतने वाले ये कैंडिडेट। एमपी साहब तो कांग्रेस हाईकमांड बात करेगा। करते हो। अभी एक विचार विमर्श चल रहा है। अब मैंने एक उस चीज में जोड़ी है बात जो मैं बोलता रहा हूँ कि अब काफी हद तक विचार विमर्श हो चुका है, तो अब जल्दी ही आने वाले कुछ दिनों में अब वो आप कह रहे हैं, वो आप वो करवाना चाहते हैं। अच्छा, ये बताओ, भिवानी से जिताऊ राजदान सिंह है या सुनील? देखो जो जिसका रिजल्ट, जिसका आ जाएगा नाम जिसका नाम आ जाएगा पंडित जी वही। ठीक है रणवीर सिंह का शोकेस नोटिस दिया गया है बयान को लेकर। जो है, थैंक यू।